सबसे बड़ी बात की भेदभाव, और लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। अब आधे से ज़्यादा लड़कियां ऐसे जिन्होंने चंबा ही नहीं देखा होगा, चंबा की होके चंबा नहीं देखा होगा। अब आधे घर वालों की सोच होती है कि कॉलेज नहीं भेजना लड़कियों की, कॉलेज जाके लड़कियां बिगड़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बिगड़ती क्या, बस बोलने लगी तो बिगड़ गई। मतलब समाज वाले ये चाहते हैं ना कि लड़कियां चुप ही बैठे रहें, बोल लें ना कुछ, बस यही चाहते हैं समाज वाले, और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो बात हो रही थी ना, आज का दिन आपका है, तो क्या करोगे? अपने मन की हर बात, हर फीलिंग शेयर जो हम किसी घर में नहीं कर पाते हैं, है ना, मोहल्ले की लेडीज के साथ जो नहीं कर सकते, वो इधर आके हम करना चाहते हैं, दिल की सारी बातें। अच्छा, और कोई दिल की बात? आपकी जिंदगी में चुनौती क्या है? जैसे कि अभी भी क्या लगता है कि ये कैसे करें, तो चुनौती है घर में, स्कूल में, कॉलेज में, सड़कों पे कोई चुनौती लगती है आपको? कोई तकलीफ नजर आती? हाँ हाँ, अभी मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो अगर मैं ग्रेजुएशन के बाहर भी पढ़ना चाहती हूँ, चंबा से, आउट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो कैसे बोलूँ, टेंशन पड़ जाती है ना कि अब बाहर जाना तो बहुत से मस्के लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ समझाना पड़ेगा उनको। तो अभी भी इन सब चीज़ों में ये भी हमारे लिए चुनौतियाँ ही हैं आज। तो मस्के कैसे लगाती हो? जैसे हम +2 के बाद कॉलेज जाने के लिए उन्हें मना लिया, वैसे एमए के लिए भी मना सकते हैं, क्यों नहीं मना सकते हम? तो पढ़ना चाहती हो आगे, है ना? कितने लोग हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं? सब के सब। फिर क्या करोगे? लड़ाई लड़नी पड़ेगी या हो जाएगा अपने आप मजे में? लड़ेंगे। और तैयार हो लड़ने के लिए? पक्का? जब से लगे हो जागोरी में, तब से कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला। जब मैं यहाँ जागोरी से नहीं जुड़ी थी, तो पहली बात ये थी, घर से भेजते नहीं थे, और झिझक इतनी ज़्यादा होती थी कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, खुल के कर रही हूँ। पहले तो अपने फ्रेंड से भी बात करनी तो झिझक लगता था ऐसे कि भाई बोलना क्या, आगे कुछ समझ लेंगे गलत बोल रहे हैं। पर अब जागोरी से जुड़ने की सबसे पहली बड़ी बात ये है कि घर से भेज देते हैं। आज मैं इतनी दूर से आई, 3 घंटे का सफ़र करके। 3 घंटे हाँ। चल कर? नहीं, बस में। अच्छा, आधा पौना घंटा चल के, और फिर वहाँ यहाँ पे आई हूँ तो घर से भेज देते हैं अब यहाँ जागोरी से जुड़ने के बाद। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगती है कि इसमें ना लड़कियों के बारे में बात होती है, खुद के बारे में बात होती है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल या घर, कुछ भी नहीं, बस हमारे बारे में बात होती है। और ये सुन के अच्छा लगता है कि नहीं, हम ही हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं, हमारे बारे में बात हो रही है और हम भी कुछ हैं। और क्या बदला है? हमारे पहनावे को लेके क्या बदला है उसमें? कुछ भी तो हम नहीं पहन सकते थे ना, ऐसे डर के मारे, घर वाले भी लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे कि तू क्या पहन के जाती है, इनकी लड़की क्या ऐसे। फिर अगर कोई थोड़ा बाल खुले छोड़ ली तब तो बड़ी आए, हवा में उड़ने लगी है आजकल तो बाल वगैरह हवा में उड़ने लगी है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो उन सब चीज़ों में भी बहुत सा चेंज आया है अब। मेरे भाई को पहले स्कूल भेजते थे, मुझे स्कूल नहीं भेजा जाता था। उसको चंबा में पढ़ाते थे प्राइवेट स्कूल में, और मुझे सरकारी स्कूल में। फिर मैंने भी पापा के साथ जिद की और 2 साल मैंने भी गर्ल्स स्कूल में लगाया चंबा। अब में बदलाव आया फिर क्या? तो तुम मना लेती हो अपने पिताजी को? हाँ, यस मैम। बहुत बढ़िया। When we decided to move in here, in this sub-region, which is Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, the girls' hemoglobin level 70% was lower than the adequate. Violence against girls and women was high but hidden. The education system was very good, but not the quality of education. There was also sex-selective abortion. So we thought this is a very important area to move in. So Adolescent Girls Program is located within the larger program of Jagori Rural, working with women's issues of violence, health rights, entitlements, leadership building. And then locating it here to how do we leverage this situation of young girls who will be women to make them more capable, proactive, and also decisive about what they want to do with their lives.
जो चंबा है वो हिमाचल में एक सबसे पिछड़ा हुआ हाशिए का ज़िला है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी बहुत ही कठिन है। यहाँ पे यातायात की सुविधाओं की बहुत ही कमी है, कोई लिंक रोड नहीं है। तो हमें लगा कि हमें इस एरिया में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर हमने क्या किया कि हम कौन सा एरिया लेंगे। यहाँ के 7 विकास खंड हैं और जिसमें से हमने 3 ब्लॉक चुने हैं और उसमें से हम 13 पंचायतों में काम कर रहे हैं। किशोरियों को सबसे पहले तो घर से निकालने में जो हमें कठिनाइयाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी, क्योंकि किशोरियों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं भेजा जाता था। पहले तो जब मैं गांव में गई तो दोस्ताना रिश्ता किया, उनके साथ दोस्ती की। जैसे 2-3 दिन तो ऐसे पागल की तरह घूमती रही और उनके साथ बैठ के बातें करना, 4-5 औरतें, 6 औरतें, बस दिन में बातें करना उनके साथ कि मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, ऐसे ऐसे है और किशोरियों के लिए काम कर रहे हैं। क्या करेंगे किशोरियों के लिए, क्या करना है किशोरियों के लिए, हैं बातें करनी है। जिस तरह देख ये घूम रही है ना, इस तरह हमारी किशोरियों को भी घुमाना चाहती है। वो शुरू में ऐसे बोलते हैं कि देखो ये तो शादी नहीं कर रही है, तो अपने जैसे वो बना रही है लड़कियों को, इसका काम क्या है, ये तो शादी को मना करती रहती है, नहीं करना है। तो मैंने बोला ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। कठिनाई तो बहुत हुई, लेकिन धीरे धीरे हमने बाहर निकाला, उनको बाहर निकाला और समझ बनाई उनकी माँ के साथ बैठक करके, और समझ बना के फिर उन्होंने किशोरियों को हमारे साथ भेजना शुरू किया, मीटिंग में भी, चंबा में भी, और फिर थोड़ा कठिनाइयों का सामना कम हुआ। थोड़ा थोड़ा करके बताना पड़ता है, अगर सब बताए तो हो गया काम। मतलब हम ना जब जागोरी से जाते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी आप हमें बताते हैं, तो हम ना घर जाके, मतलब मैं और कविता पहले ही डिसाइड कर लेते हैं हम सब कि रास्ते में ही ना कि घर पे जाके कुछ आधा आधा बताना है। और पिछली बार मैंने बोला कि मैंने रात को मम्मा को दूध दिया था ना पीने को, तो पापा बोलते ये अक्ल तुझे कहाँ से आ गई, पहले तो खुद ही पीती थी। मैंने बोला, दीदी ने बोला, कोमल दीदी ने, कि आपकी मम्मा सब आपको ही देती है खाने पीने के लिए, तो आप कभी पूछते हो अपनी मम्मा को, देते हो दूध? वो तो कुछ खाते पीते नहीं, वो बोलती है कि बच्चों ने खा लिया तो हमने भी खा लिया। तो फिर पापा बोलते तेरी कोमल दीदी तुझे बड़ा सिखाती है। मैंने बोला हाँ। जब फर्स्ट टाइम तो जब गई थी ना, तो ऐसे था कि पता नहीं क्या सिखाएंगे क्या नहीं, बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो जब हम गए वहाँ पे ना, बड़ा कुछ सीखा था हमने ना कि घर में मतलब भेदभाव कैसे होता है, कि हाँ हमने ना काम लेना है, पापा या भैया से जो नहीं हमारे साथ हेल्प करते हैं, मतलब कैसे कैसे तरीके से करना है। और जो जैसे कि हमारी मम्मी करती रहती है काम दिन भर, या हम करते रहते हैं, हमारी दीदियाँ करती रहती है, ऐसे नहीं, मतलब हमारे पापा वगैरह को भी करना चाहिए काम। घर पे मतलब थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है ना, वहाँ पे जैसे ऐसे बोल देते हैं कि घूमने के लिए अच्छा होता है, खाने पीने को भी बहुत कुछ देते हैं, और भी बहुत सारे आए होते हैं वहाँ अलग अलग जगह से। तो फिर पहले मैंने अपनी मम्मी को मनाना है कि मम्मी नहीं, ये सब हमें बुला रहे हैं दीदी, तो सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है, ज़्यादा दिन नहीं जाना है, तो हमें भेज दो। फिर उसके बाद मेरी मम्मा मान जाएगी, फिर कविता फ़ोन करेगी कि ले अब मेरी मम्मा से बात कर। फिर जो मैंने अपनी मम्मा को पट्टी पढ़ाई होती है, फिर वो सेम कविता की मम्मी को भी बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तब जाके फिर आते हम। A major thrust is the feminist perspective with which we are working with these young girls, that they have all the rights and entitlement that this society denies them, even the right to life and liberty. So we worked with multiple agencies, but also started doing various training and workshop, exposure trips, taking them out to various organizations to expand their horizon, to say everything is possible. How do you go back to your dreams? How do you take back your education into your hands if you had to leave it? So, on the one hand, appropriate what has been denied to you, and on the other, access knowledge, information about yourself and about the society.
तो स्टार्ट करें? तो मुझे लगता है थोड़ी सी इस गेम को खेलने के बाद आपकी शर्म कम होगी कि नहीं होगी? जो तोता बोलेगा वो आप सबको करना पड़ेगा, ठीक है? करोगे ना? हाँ या ना? जोर से बोलो। पक्का? जोर से करेंगे? ठीक है। तोता कहता है सर, पकड़ो। तोता कहता है आंख, तोता कहता है गाल, तोता कहता है छाती, तोता कहता है निपल्स। बड़े दूर है, किसी के बीच में हो गए हैं। तोता कहता है हिप्स, तोता कहता है योनी, तोता कहता है टांगे, तोता कहता है पैर, आंखें। कैसे हो गई आंखें? तोता ने तो बोला ही नहीं आंखें। सारे आउट हो गए। जो तोता बोलेगा वही करना है। अच्छा, ठीक है, आगे समझ में? कोई और करवाएगा बीच में आके? कैसे बोला तो आपने आंखें तो उनकी तोता आ जाओ। संगठन कहता है कि तोता कहते हैं योनी। हाँ योनी। हाँ इतनी शर्मा रहे, अपनी तो है। तोता कहते हैं योनी, तोता कहते हैं छाती। सब पास। आप चलो गेम खेलते, सारे बैठ जाएंगे 2 लाइनों में ना। हाँ 2 लाइनें लगा लो, 2 या 3 भी हो सकती है ना। 3 तितली आसन के लिए। तितली आसन। हाँ थोड़े थोड़े खुले हो जाओ, खुले चप्पल निकालनी पड़ेगी। थोड़ा खुले हो जाओ। अच्छा थोड़े से क्वेश्चन पूछती हूँ ना। माहवारी का खून गंदा होता है या साफ? कितने लोगों को लगता है माहवारी का खून गंदा होता है? हाथ खड़ा करना है। माहवारी का खून गंदा होता है। अच्छा ये पता नहीं है आपको कि माहवारी क्यों आती है ना। अच्छा जब हम 13 साल के होते हैं ना, जब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था जब हम बोलते हैं, तो जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमें माहवारी आती है। माहवारी जैसे अभी आप सबको आ गई है, हम सब औरतें हैं जो बच्चा पैदा कर सकती है ना, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये तैयारी कराती है कि हम माँ बन सकते हैं। ठीक है, जब माहवारी आती है तो क्या क्या नहीं करते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं? किचन में बिल्कुल भी नहीं जाने देते। बिल्कुल नहीं जाना माहवारी के दौरान। बर्तन साफ, बर्तन टोटल बर्तन ही, खाना नहीं बनाना। किचन में सफाई कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। अच्छा वैसे जा सकते हैं काम करने के लिए, जा सकते हैं हाँ, पर खाना नहीं बनाना। पहले हम बोलते थे ना, हाँ जैसे क्या बोलते हैं, हमारे वैसे ही डराते थे, मतलब कि जब पीरियड आता है तो लड़कों के साथ ना बैठना चाहिए, ना टच होना चाहिए, ऐसे बच्चा ठहर सकता है। तो हम बहुत डरते थे। क्लास में जैसे डेस्क पे बैठते थे, हम बोलते थे लड़कों हमारे साथ नहीं बैठना, भाई ना टच नहीं होना हमारे से। हमारे को बहुत डर लगता था। पीरियड्स के दौरान ना मंदिर जाना अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। बोलते कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं ना तो मतलब गंदा खून, जैसे बोलते कि पीरियड्स जाना मना करते हैं, मंदिर जाना। मंदिर में जो मेल देवता है उसके मंदिर नहीं जाना या फीमेल के मंदिर नहीं जाना? दोनों की नहीं जाना। तो फीमेल तो माता है ना, तो माता को माहवारी आती होगी। पुजारी कौन है माता के मंदिर में? मेल है, तो उसको माता के पास नहीं जाना चाहिए, खून आ रहा है माता को। पता है क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों ने ही बनाया है। माहवारी क्या, वो औरत की सबसे बड़ी ताकत है। वो एक जन्म दे सकती है किसी को। अगर किसी को कंट्रोल करना है ना, तो उसकी जो ताकत है ना उसको ही कमजोरी बना दो। अब औरतों को लगता है हर महीने माहवारी आती है, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो मंदिर नहीं जा सकती, खाना नहीं बना सकती हूँ, लेकिन बर्तन साफ कर दूंगी, सब्जी काट दूंगी, चावल मैं साफ कर दूंगी, हर काम कर दूंगी, लेकिन खाना नहीं बनाऊंगी। इसमें क्या तुक है? योनि से बना रहे खाना, खून से बना रहे खाना। So we started by actually creating what we call the Young Kishori Samoog, the collective of adolescent girls to begin with. Now we had to work with multiple stakeholders in this. The girl as a center of our program, then the families, then the neighborhood, then also the Anganwadi workers, because this program is located within that center, including the police, including schools and teachers. So we had multiple agencies to work with and constantly do forward and backward work with these young girls. ये सोचो कि आपकी ज़िंदगी जो वो एक नदी है, रिवर है, ठीक है? और एक नदी क्या हमेशा ऐसे स्मूथली चलती है, एक ही जैसी होती है? कैसी होती है?
हाँ, और क्या होता है? उसमें अपना रास्ता वो बहुत ज़्यादा तेज चलता है जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो। और कई बार उसको रास्ता तोड़ के अपने लिए जाना रास्ता भी पड़ता है। बनाना पड़ता है, होता है ना ऐसा? तो आज जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक नदी की तरह देखो, ठीक है? मैं आपको ये शीट्स दूंगी, इसमें आपने अपनी ज़िंदगी की नदी ड्रॉ करनी है, आपको अपनी कहानी लिखनी है, मेरी ज़िंदगी क्या है। कोई वो एक बात हो सकती है, 2 बात हो सकती है, या 4-5 बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि जब मैं इस क्लास में थी, जब मैं ये बड़ी हुई, जब मैं और थोड़ी बड़ी हुई तो ये कुछ बात हुई थी मेरे साथ, या मैंने ये महसूस किया था। तो तुम अपनी मर्ज़ी से जितनी भी बातें तुम लिखना चाहो या तुमको लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में वो महत्वपूर्ण मोड़ थे, उन सबको हम उस अपनी ज़िंदगी की जो नदी बना रहे हैं उसमें दिखाएंगे। और जो रख दो अपनी नोटबुक, पेन ले लो अपने अपने, या नोटबुक भी हाथ में, स्केच पेन भी दे रही है सुरवीन दीदी, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे समय आए हैं, कभी ऐसे भी समय आए हैं जब हमको बहुत खुशी हुई है, और ऐसी भी बातें हुई हैं जब कभी अपने आप को अकेला रखने का मन किया है। आज हम अपने बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको, प्लीज़ मेरे अच्छे से सुन लेना, हंसना मत। जब हम छोटे थे तब तो हमें कुछ पता नहीं था कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है। पर मम्मी ने बताया हमें कि मेरी बड़ी सिस्टर थे, क्या हुआ प्लीज़ बताओ ना। नहीं बनानी मूवी तो रहने। मम्मी हमेशा हमारे लिए चाहते कि जो मैंने फील किया है मेरे बच्चे वो कभी ना करें, और ये कि मतलब हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे बच्चे को ना मिले। और हमारे ये होता है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि तू ऐसा करती है, तेरे साथ ऐसा हुआ है, तेरे बच्चे के साथ भी ऐसा होगा। मतलब मेरी बड़ी दीदी भी हैं, उससे पहले भी एक दीदी थी जिनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर मम्मी को मतलब ताया चाचा की सबके लड़कियां हैं, सिर्फ हम हैं जो लड़कियां हैं, तो मम्मी को हमेशा ताने मारे जाते कि मतलब तो तेरी में कुछ कमी है इसलिए तू लड़कियां पैदा कर रही है। तो मम्मी मेरे को बोलते हैं कि बेटा तेरे को तो देखना भी नहीं था, तेरे को इसलिए देखा क्योंकि तू, उनकी होप थी कि इस बार लड़का होगा शायद, इसलिए मेरे को तो मुझे हमेशा फील होता है कि मतलब बस इतनी सी इम्पोर्टेंस है हमारी कि मतलब अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें मतलब आने की इजाज़त है। मेरी मम्मा हमेशा चाहती है कि मैं कुछ ना कुछ बनूं, और मेरी मम्मा ने मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। हर चीज़ जो जो मांगी है वो सब कुछ दी है, बस जैसे मर्जी दी है पर दी है। तुम्हारी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आए? मैं समझ लो एक तरह से अपनी ज़िंदगी में मैं कभी घर पे रही नहीं हूँ। बचपन से लेकर स्ट्रगल 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 पूरी ज़िंदगी में मगर इतनी उम्र में अभी घूम ही रही हूँ अपने घर पे। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा सोचता है कि हाँ मैं अपने घर पे रहूँ, 1 साल 2 साल अपने घर पे रहूँ अपने फैमिली के साथ, वैसा मैं कभी नहीं रही हूँ। 7 साल की जब हुई तो मैं फिर पापा हिमाचल में आ गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया, 3 मंजिल के ऊपर से वो गिर गए नीचे को, उनका तो घर पे पता चला तो फिर वहाँ से हम वहाँ से निकल गए, हिमाचल आए। और फिर पापा थोड़ी देर तो अच्छे रहे हमारे साथ, अच्छे से उन्होंने रखा हमें, हमारा ख्याल रखा, हमारी एडमिशन करवाई यहाँ पे ही। सो उन्होंने बोला कि यहीं पे पढ़ो, तो एडमिशन करवा दी। उसके बाद यहाँ पे पढ़ने लगे पापा। फिर साल भर ही हमारे साथ अच्छे रहे। उसके बाद पापा शराब पीने लगे, मारपीट करने लग पड़े, तो पापा ने हमें छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, हमने ही छोड़ दिया, क्योंकि वो मारते थे बहुत ज़्यादा, मम्मी को, हमें, मेरे भाई को, मेरी बहन को, सबको बहुत मारते थे, तो छोड़ दिया हमने उन्हें। यानी ये है, ये कह सकते हैं कि इस टाइम हम अपने पापा के मेहनत या बलबूते पे हम नहीं खड़े हैं, हम अपने मम्मा के बलबूते पे खड़े हैं। इतने तक पढ़ाई की और इस टाइम इस पोजीशन पे हैं, सिर्फ अपनी मम्मा की वजह से, पापा की वजह से नहीं। मैं बताऊं, मेरी लाइफ में पता क्या हुआ था, जब मैं पैदा हुई थी ना तब मेरे घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मेरे घर के जो पास में रहते हैं ना उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि
मेरी 3 सिस्टर हैं और मैं 4th। हमारे घर में 4 लड़कियां हैं और मेरे साथ मेरा भाई भी हुआ ना, हम ट्विंस हैं ना। तो लेकिन 1 घंटे के बाद हुआ था ना, तो पहले तो मेरी दादी जी ने सोचा एक और लड़की होगी, लड़का नहीं हुआ। तो दादी को थोड़ा बुरा लगा और पर मेरी मम्मा को भी चलो अब लगा ही था, सभी सोच ही रहे थे। बट फिर मेरे भाई हो गए तो थोड़ा हैप्पी हो गए। बट मेरे घर के जो पास में रहते थे ना, वो ज़्यादा भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे कि हाँ 4 लड़कियां हो गई। बट मैंने पता क्या किया, मैंने सोचा अब मैं दिखाती हूँ कि 4 लड़कियां तो है, लेकिन अब इन 4 लड़कियां भी क्या कर सकती हैं। मैंने स्टडी की और मैंने 7th क्लास में 1st पोजीशन ली। और मैंने डांस में भी जब एनुअल फंक्शन था ना हमारे स्कूल में, तो मैंने डांस भी अच्छा किया, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी और मेरे को बेस्ट प्राइज़ मिला। यानी कि मेरा एम भी यही बन गया था कि अब मैंने डांसर बनना है, बस कुछ भी हो जाए मैंने डांस सीखना है, मैंने डांस करना है, मैंने आगे जाना है, जो भी कोई मर्जी हो जाए। बट मेरी दीदी ने ऐसे मुझे बोला कि तू अब डांस मत कर, तू बड़ी हो गई है। और फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया, तो मैंने बोला मम्मा ऐसा क्यों, अब मैं डांस क्यों ना करूँ। तो मम्मा बोल गया अब बड़ी हो रही है ना, तो बड़ी हो ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि सभी देखते हैं वहाँ पे, और तू इतना ज़्यादा डांस क्यों कर रही थी। मम्मा ने मेरे को ऐसे बोला, मैंने मम्मा इसमें क्या हो गया, डांस तो है। तब मुझे बहुत बुरा फील हुआ, ऐसे बहुत ज़्यादा डांस ही तो है, इसमें क्या है। फिर मैंने डांस करना भी छोड़ दिया। यार मुझे लगता है जो लड़कियों पे कंट्रोल किया जाता है, जैसे एक बार मैं ना मतलब एक लड़के से बात कर रही थी, तो हमारे एक मैम है ना, उन्होंने मुझे बुलाया और बोलते बेटा इधर आ। फिर मैं गई, मैंने सोचा कोई और बात होगी, पर मैम बोलते ये क्या है, मेरे को बताओ ना ये क्या लड़के से बात क्यों कर रहे थे, आप तो अच्छे बच्चे हो तो लड़कों से बात क्यों कर रही थी। तो मतलब कि वहाँ हमारे स्कूल में भी ऐसे मतलब टीचर, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ उससे बात ही की थी जस्ट, फिर भी टीचर बोलते कि आप ऐसे लग पड़े हो, बिगड़ने लग पड़े हो, ये वो, लड़का और लड़की बात नहीं करेंगे। आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर हमारे टीचर नहीं, मतलब कई बहुत अच्छे हैं, पर कई मतलब इतनी सोच घटिया उनकी की। हमारे स्कूल में भी ना एक्चुअली लड़कियों की ना रिसेस ना बंद करवा दी, इसलिए क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ तो बस वाला फैशन और रिसेस, इसकी वजह लड़कों से बात करती हैं। अगर मैम इनको तो बाहर भेज देंगे तो ये तो भाग भी जाएंगी, इनको कोई भरोसा नहीं, ऐसे बोलते हैं हमारे स्कूल में। तो मेरा तो कभी कभी मन ऐसे करता है कि मैं स्कूल सच में छोड़ ही दूँ, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसे स्कूल में पढ़ना भी कौन चाहेगा जहाँ पर इतनी रोक टोक होगी। हमारे टीचर थे स्कूल में, तो वो लड़कियों के साथ ना बड़ा गंदा बिहेवियर करते थे ना। तो उन्होंने जब लड़कियां प्रेयर में खड़ी होती थी तो उन्होंने कभी उनके दुपट्टे बनाने लग पड़ना, ऐसे टच करना, तो हमें बड़ा बुरा लगता था ना। पर लड़कियां आपस में बात करती थी, तो लड़कियां नहीं बोल पाती थी टीचर को कि ये टीचर हैं, हमसे बड़े हैं, तो कैसे बोलना। तो एक बार जागोरी की मीटिंग की थी दीदी ने, पूजा दीदी ने, और वो आए हुए थे, तो मैंने दीदी से बात ये शेयर की थी कि दीदी हमारे स्कूल में ऐसे करते टीचर, हमें बताओ अब क्या करें। तो दीदी ने बोला अगर आप खुद बोल सकते हो कि सर हमारे साथ ऐसा मत किया करो तो बड़ा अच्छा है। पर मैंने लड़कियों से बोला था, तो लड़के बोले नहीं हमने नहीं बोलना ऐसे, हमें डर लगता है। तो सर जैसे एक बार मेरे को ऐसे यहाँ से पकड़ने लगे, तो मैंने सर को बोला सर प्लीज़ ऐसे मत टच किया करो, मेरे को बड़ा गंदा सा फील होता है। तो उसके बाद सर ने मेरे को हाथ नहीं लगाते हैं, अब सर हाथ पर बाकी लड़कियों को छेड़ते हैं। ये उनकी कमी थी, अगर उन्होंने शायद उस टाइम बोल दिया तो शायद अब उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये थी मेरी मम्मा। और ये बोलते थे ना कि जब महावारी आती है तो ना ही तो मंदिर में जाना, ना अचार छूना। तो ये मैंने जब जगोरी में आके मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो तब मम्मा जब बना के रखा था ना मम्मा ने, तो मेरे को महावारी आई हुई थी, मैंने अचार रखा सामने और मैं खड़ी रही, उससे मैंने देखती अब क्या होता है, मैंने छुआ भी उसे, और मैंने फिर बाद में देखा उसे, तो उससे कुछ भी नहीं हुआ था। बोलते हैं अपनी लाइफ में जानना चाहा कि नहीं, अगर वाकई में ऐसा होता है, ये सब बोलने की बातें हैं, है ना। हाँ, बोलते हैं कि जहाँ अचार डली है तो वहाँ पे नहीं जाना, उस जगह पे नहीं जाना। इवन कि जो फला फूला पेड़ होता है उसके ऊपर नहीं चढ़ना, नहीं चढ़ना, वो सूख जाएगा। सूखा तो है नहीं, हम तो जैसे वैसे ही रहे, उसको तो कुछ नहीं ऐसे। मगर हम ऐसा
कोई तेजाब या वगैरह कुछ है तो है नहीं कि हम उस पे हम चढ़ेंगे तो गिर जाएगा तो वो सूख जाएगा। कहीं ना कहीं हमें जैसे कुछ बातें होती हैं जो हम किसी के सामने नहीं बोल पाते, या हमें लगता है कि कोई हमें सुनने वाला है नहीं जिसके साथ हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें या कुछ। लेकिन आज सबके साथ शेयर करके ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई ना कोई तो है सुनने वाला, किसी ना किसी को बता के एक होता है खुशी मिल रही है अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। और एक तो अभी अपनी लाइफ की तो आधी से ज़्यादा बातें हमें भूल भी गई थी, वो बातें इस टाइम याद आ गई। हाँ, और फिर इतना अच्छा लगा बता के। और मतलब यहाँ पे मतलब है ना कि मतलब सब ये है, एक डर होता है अगर तो फिर कोई हमें पे हंसेगा, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छे फ्रेंड्स है, वो हमारी बातें सुनते हैं और बहुत अच्छा लगा। अपनी बातें सुनाते भी हैं और बहुत अच्छा। इज्जत के ठेकेदार हो जाओ होशियार, हो जाओ होशियार। सारे पिंजरों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ेंगे। यहाँ पर तो वो लिखते हैं ना जो भी याद कर रहे थे हम लोग, हम कहने निकले बात हमारी, दिन हो हमारा रात हमारी। कौन लिखेगा इसको? ये अच्छा लिख रही है मोटा मोटा ललिता। वही लिख रही है। ठीक है। मेरा शरीर मेरा हक। जब जब औरतें सड़कों पर उतरी हैं, इतिहास की धारा बदली है। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं। ओ देखो लोगो देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगो देखो बहनें आती हैं। आएगी जुल्म मिटाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी। मिलकर लड़ती जाएगी वो आगे बढ़ती जाएगी, मिलकर लड़ती जाएगी वो आगे बढ़ती जाएगी। हाँ मेरी बहना आगे बढ़ती जाएगी, हाँ मेरी बहना आगे बढ़ती जाएगी। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो साथियों, आज की शाम हम धर्मशाला की सड़कों पर अपना अधिकार जमाने आए हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे शाम को ही क्यों सड़कों पर आना है, अंधेरे में ही क्यों रैली करनी है। तो आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल कि हमारे सड़कों पर उतरने से डर किसे है। हमारा दूसरा सवाल कि ये सड़कें जितनी आपकी हैं, ये सड़कें उतनी ही हमारी क्यों नहीं हैं। हमारा तीसरा सवाल, क्यों इन सड़कों पर हमारे साथ हिंसा होती है और उस हिंसा का दोषी भी हमें ही माना जाता है। और हमारा चौथा सवाल कि शाम के एक पहर के बाद ये सड़कें हमारे लिए क्यों बेगानी कर दी जाती हैं। और जब आप हमारे सवालों पर गौर करेंगे तो आपको आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये जो सड़कें हमसे छीन ली गई हैं, शाम के समय दिन के समय हमारे साथ हिंसा होती ही है, आज हम इसे वापस छीनेंगे मिलकर। साथियों, आज का दिन एक और बात की वजह से खास है। आज हिमाचल प्रदेश में उमड़ते 100 करोड़ अभियान की शुरुआत है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो किसी भी प्रकार की हिंसा के विरोध में खड़ा किया गया है। आज़ादी हमारा हक है, सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित घर, सुरक्षित बस, सुरक्षित टैक्सी हमारा हक है और इस हक को हम लेके ही रहेंगे। सतह का खोल दे पोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मैं भी बोलूं तू भी बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे हाथ उठा के ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे हाथ उठा के ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे दाएं से बोल बाएं से बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बेखौफ आजादी लेके रहेंगे, लेके अरे कुछ भी कर लो, आजादी इनको की जान,
क्या बात, सड़कें किसकी हैं? तो आप एक जोर से नारा लगाओ, दिन भी हमारा, दिन भी हमारा। एग्जैक्टली, तो रात हमारी है, इसका क्या मतलब है कि आज हमें अंधेरों से डर को छोड़ना है, लड़कों से बातचीत करनी है। आपसे जो हमें खौफ है, आपसे जो हमें खौफ है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, और उसको अगर आप बदल देते हैं तो आपके साथ हम सारी लड़कियां, सारी औरतें सुरक्षित हो जाएंगी या नहीं? We also have a lot of public events like marches through the cities. We did Prabhat Pheris in the morning to get attention of the community on multiple issues. So using 1 Billion Rising as a campaign to say, let's generate your energy, because they also want to enjoy, dance, sing. So having that freedom to say, okay, you can dance on the street, you can sing loudly, you can lagao, naras and slogans, and there's nobody to stop you, neither the police nor the family. That made them actually feel for the first time what is freedom, and what is freedom to experience as a feminist activist, and how then you go back to your community taking this learning and understanding to all other peer group that they are part of. हम इस सिद्धांत पर जो काम करते हैं कि लड़कियों को बेचारी के तौर पर नहीं देखना, बट बहुत एक पावरफुल एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पर देखना कि वो बदलाव लाने में सक्षम है। मुझे लगता है कि इस सिद्धांत के साथ काम करने की वजह से हमारे खुद के अंदर भी बदलाव आते हैं, हमें वो हिम्मत मिलती है कि हाँ, हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं किसी को सक्षम बनाने में, और साथ ही साथ जो है इस सिद्धांत से हमें अंदर हिम्मत मिलती है कि नहीं, हम भी सक्षम हैं, हमें सीखना है, हमें बदलना है। किशोरियों के बदलाव की बात तो करें, लेकिन सबसे पहले हमने खुद अपने आप में बदलाव लेके आए। ना करने का पता नहीं था कि ना भी करनी है ना, हमेशा हर चीज़ के लिए लाइफ में हाँ ही की है, मतलब हाँ, गलत को भी मतलब सही माना है कि ये पता नहीं था कि मैं गलत, जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, वो चाहे फिजिकल रिलेशन को लेके है। मेरे 18 साल में शादी हुई तब भी मैं ना नहीं कर पाई। बच्चा कैसे कंसीव होता है मेरे को ये भी नहीं पता। फिजिकल रिलेशन के लिए सबसे पहला थप्पड़ मैंने तभी खाया, फिजिकल रिलेशन के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। और ये मेरे को लगा था शायद मैं लड़की तो मेरे को ये सब करना है और ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे को अभी भी थप्पड़ याद है कि मैंने शारीरिक संबंध के लिए कितनी बार मार खाई है। लेकिन जब मैं जागोरी से जुड़ी तो मेरे को लगा कि नहीं, गलत क्या है, मेरे को खुद सबसे पहले मैं सबसे बड़ी गलत तो मैं हूँ कि जो मैं जो सहन कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने उसको थप्पड़ मारा था पहली बार, मेरे को याद है मुड़ के, तब मेरे को लगा कि नहीं, मैं कमतर नहीं हूँ। मैं रोई हूँ, बड़ा ज़्यादा रोई हूँ, शायद कभी अकेली होती तो रोती हूँ, क्योंकि लेकिन अब मेरे को चैलेंज ले लो, चैलेंज देने में मज़ा आता है कि हाँ मैंने किया, करो जिसने जो करना है, भाड़ में जाए दुनिया, बस सीधी सी बात है। जो मेरे को खुशी होती है जिस काम से वो मैं करूँगी मैं। और अब अच्छा भी लगता है जब कोई ऐसे, जब अब उन शब्दों में जलीलता महसूस होती है, जब कोई ऐसे बोलता है ओह तुम तो बहुत अच्छी हो। हमें अब सुनने की आदत होती है यार बहुत गंदी औरत है, अब उसमें मज़ा आता है। बहुत सी औरतें होंगी, पता नहीं उनके अंदर कितना बवाल दवा होगा, पर वो बोल ही नहीं पाती, ऐसा एक स्पेस ही नहीं है। और कैसे घर की बात बोलेंगे, कैसे अपने बारे में बताएंगे खुल करके। तो ये एक स्पेस हमें भी मिला और हम चाहते हैं और हम दे भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस किशोरियों को दें, उनकी मदर्स को दें। और हमारी
बहुत सी झिझक हम में भी होती है। मैं यौनिकता के मुद्दे को लेकर के, सेक्स के बारे में बात करने की मैं खुद इतना झिझकती थी। मेरी अपनी झिझक कम हुई है इसमें बात करते हुए। क्योंकि किशोरियों के सवाल होते हैं ऐसे, और हम खुद झिझक रहे हैं तो हम कैसे उनके जवाब देंगे। तो अब खुद के ऊपर भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ये सीखने को बहुत मिला काम के साथ साथ, और ये अच्छा लगता है ये सब। इस उम्र में जो अकेलापन सा जो आपके अंदर बनता जाता है और आप किसी से बात नहीं कर पाते उस बारे में, तो मुझे लगता है एक चीज़ जो मुझे बहुत खुशी देती है इस काम में वो ये है कि शायद अगर मैं एक लड़की से भी उस तरीके की बात कर पाऊँ, उस अकेलेपन को थोड़ा कम कर पाऊँ, तो वो मुझे बहुत अंदर से शक्ति देता है, बहुत काम में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, हमारी उपलब्धियाँ भी बहुत रही हैं इस काम, जितना भी हमने काम किया है। तो थोड़ा उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं कि क्या निकल कर आया है, क्या अच्छा हुआ है। अच्छा ये भी हुआ है कि हम जिन किशोरियों के साथ काम करते हैं, कुछ किशोरियों ने बीच में ही अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी 10th के बाद या +2 के बाद। जिनके साथ हमने बैठकों में बातचीत करना स्टार्ट किया है तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई, और अगर एजुकेशन आगे बढ़ी है तो उनका बोलना है कि दीदी इस कारण हमारा जो शादी का वो है वो भी डिले हुआ है। तो ये भी एक हमारे लिए बदलाव है कि लड़कियों की एजुकेशन भी स्टार्ट हुई और शादी भी थोड़ी डिले हो पाई। और कहीं ना कहीं जब मीटिंगों में हम लोग बात करते हैं, जैसे माहवारी की बात करें, तो ये एक ऐसा मुद्दा है इसमें घर पे माँ के साथ भी बेटी बात नहीं करती होगी। अब लड़कियां स्कूल में पैड की डिमांड करने लगी हैं, जहाँ पे भी कि प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्शन भी किया कि बोलते हैं इतना खुल के क्यों इस बारे में बात कर रही है, और किशोरी बोलती है नहीं इसमें क्या बात करने के लिए, तो नेचुरल प्रोसेस है। एक किशोरी है धर्मशाला ब्लॉक से, दर्शनी, वो माइग्रेंट लेबरर फैमिली से आती है, बिहार से उसके पेरेंट्स यहाँ हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो एक समय पर क्या था कि उसके जो फादर हैं वो रोज़ शराब पी कर आते थे, और धीरे धीरे करके जो है उन्होंने अपनी बेटी का यौनिक शोषण करना शुरू कर दिया था। उससे पहले ये हुआ था कि दर्शनी क्लास में जाती थी तो लड़कियां उसके साथ बैठती नहीं थी, खाना नहीं खाएंगी उसके साथ, बोलेंगी कि तुम दलित हो, हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ, तुम इतनी काली क्यों हो। तो धीरे धीरे करके जो है उसने स्कूल जाना कम कर दिया था। प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी है कि हम किशोरियों को एक्सपोजर विज़िट पर ले जाते हैं। तो जब हम एसपी ऑफिस एक्सपोजर विज़िट के लिए ले गए, और वहाँ पर भी पॉक्सो एक्ट के बारे में ही चर्चा हो रही थी, जो एसपी थे। तो जैसे ही एक्सपोजर ख़त्म हुआ, दर्शनी उठकर एसपी के पास गई। वो बोली कि आपने आज मुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप मेरी कंप्लेंट फ़ाइल करवाओ। तो उसके केस में जो है एसपी ने उसको मदद की थी कंप्लेंट फ़ाइल करने में। और आज वो लड़की इतना हिम्मत के साथ बात करती है। शायद मेरे साथ अगर इतना कुछ हुआ हो तो शायद मैं उतने हिम्मत के साथ नहीं बात कर पाती, पर जब मैं उसको देखती हूँ और जो जोश है उसके अंदर बोलने का, जो एक वो है ना कि हाँ कुछ बदलना है, मैंने अपने लिए उठी और मुझे सबके लिए उठना है, वो जोश जो है मुझे बहुत काम करने के लिए प्रेरित करता है। उपलब्धि ये भी है कि जो हमारी पे लीडर्स हैं वो हमारी बेसिक वर्कशॉप के लिए या मीटिंग के लिए किशोरियों को खुद जाके मोबिलाइजेशन करती हैं, और आई थिंक मीटिंग्स भी लेती हैं। अगर हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट ना रहें तो वो उन मुद्दों पे और किशोरियों के साथ बैठ के मीटिंग्स लेती हैं, रेगुलर जुड़ती हैं, उनको रेगुलर जुड़ने के लिए बोलती हैं। अगर कोई किशोरी अभी बोलने में मतलब हिचकिचाती है तो उनकी बात को फेस भी करती हैं और उनको थोड़े से मतलब नुस्खे भी बताती हैं कि हाँ अगर पेट दर्द हो रहा है तो जो चीज़ वो सीखी है वो आगे भी बताती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज माँ बेटी मेला है, जहाँ सभी माताएं और बेटियां मिलकर यहाँ आई हैं। माँ बेटी मेला यहाँ ये है कि यहाँ सभी माएँ आई हैं और इन माँ और बेटी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वे अपनी बातें एक दूसरे को शेयर कर सके। थैंक यू। तो सबको पता चला कि माँ बेटी मेला क्यों किया जाता है? यस। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होने चाहिए, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा है कि हमें ऐसे मौके नहीं मिलते खुल के बात करने के ना। और मेरे को लगता है कि शायद मेरी माँ ने भी कभी उस तरीके से अपनी माँ से बात नहीं की होगी। कभी क्या माँ और बेटी साथ मिलके खेले हैं? खेलते हैं? कितनी माताएं खेलती हैं अपनी बेटियों के साथ? क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिल पाते हैं जहाँ पे बच्चियाँ माताओं के साथ इस तरह का एंजॉय कर सकें,
अपनी बातें शेयर कर सकें। अपने परिवारों में वैसा माहौल बनाना होगा। We have completed 3 years of this project, and we see amazing possibilities with these young women. Now they are actually ready to take off their role as activists in the community, in the family, and start taking up issues of other girls. So we have a commitment to build 100 young women as really very proactive, very well trained, knowledgeable young women in the community, and becoming role models for others. There's a lot that can be done, and it will be now done with them and us together. So far we were taking it forward. Now we want to develop a real partnership with them. Say, let's see, where do you want to go from here? अच्छा, तो अब कोई ऐसी माँ या बेटी जो अपनी बेटी या माँ के लिए कुछ बोलना चाहेगी? नमस्ते सभी को, मेरा नाम ललिता है, मेरी मम्मी का नाम मस्तो है। एक्चुअली ऐसा होता है लाइफ में कभी कि बोलते हैं ना कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा मतलब पापा एक आइडल होते हैं एक बच्चे के। मेरे सबसे बड़े आइडल मेरी मम्मी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने कितने एफर्ट्स किए हमें इतना बड़ा करने के लिए, कैसे फैमिली से हमें पढ़ाने के लिए, कितने मतलब होता है ना कि हर बार बेटियों को नीचा दिखाया जाता है कि वो गलत हैं, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए। हमेशा सोसाइटी में होता है ना कि बस बेटियों को वो करो, 4 बातें कर दो लोगों को। लेकिन मेरी मम्मी ने इतने एफर्ट्स करके, दादी से लड़ाइयाँ करके, अलग रह के हमें इतना पढ़ाया है, जो हमें इतने बैकवर्ड एरिया से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन इतनी अच्छी परवरिश देके, पापा को समझा के आज इस हद तक है कि हमें हमारी स्टडी कंप्लीट करा के और अभी हमें पढ़ा रहे हैं। जितनी शायद हमारे गांव की लड़कियां नहीं पढ़ रही, लेकिन हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू मम्मा। इसकी मम्मी और कोई? हाँ, ललिता की मम्मी। ललिता, आ यार, एक हक तो बनते हैं। ये भी है, एक ये भी आशा जी, ये भी है। मेरी सिस्टर भी है। Yeah.